हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। आज 10th ऑफ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा एडिटोरियल्स का और न्यूज का भी, जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। पहला आर्टिकल हम उठा रहे हैं, ओल्ड अप्रोच न्यू पैक्ट, एफटीए 2.0 इंडिकेट्स रिटर्न टू प्री 91 एरा इन ट्रेड रिलेशंस। लिखा है प्रभाष रंजन साहब ने, और ये मेंशन करना चाहते हैं कि इंडिया ने अभी तक कई सारे देशों से एफटीए साइन किया है। एफटीए का फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, राइट, जिसमें इंडिया ने एफटीए किए हुए हैं मॉरिशस के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल फिलहाल में करे हुए हैं। सिर्फ इन्हीं देशों के साथ नहीं, कई और देशों के साथ भी इंटरनेशनल, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने की बात जहां होती है, उसके लिहाज से कई पैक्ट इंडिया ने किए हैं। आप बाकी देश भी करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है, बिफोर 1991 इंडिया लुक्ड एट बोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ। 91 के पहले इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल लॉ पे ध्यान देता था with some mistrust. Today, India desperately seeks foreign investment but is suspicious about international investment law. The decoupling of international trade law from IIL is not in sync with the approaches of India's current and potential FTA partner countries. How India will treat this FTA 2.0 path remains to be seen. First of all, इसमें दो शब्द important हैं। FTA, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे 2.0 क्या वाला आ गई है, तो FTA 2.0 का मतलब क्या है? दूसरा चरण, राइट। चरण पहला कहां से काउंट होता है? 1991 के बाद, जैसा कि कह रहे हैं। 1991 का एरा कौन सा एरा है? एलपीजी का एरा। इसमें किसको कहते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो एलपीजी के बाद इंडियन इकोनॉमी में सुधार हुए, राइट। कई सारे सुधार किए गए जो मनमोहन सरकार के समय आए, जहां पे हम लोगों ने स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज को हमने लिबरल ट्रेड पॉलिसीज में चेंज किया, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, लाइसेंस राज हटा दिया गया, और साथ ही साथ बाहरी कंपनियों को अपने देश में आने के लिए एक्सेप्ट किया गया, इन्विटेशन भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद कई चीजें बदली और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ इंडिया के लिए कई देशों के रेफरेंस को लेकर के। बट कहना क्या चाह रहे हैं कि 91 के पहले हमारा जो हमारा लुक था, जो हमारा दृष्टि थी, वो किसके ऊपर थी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी, इंटरनेशनल लॉ पे थी। बट कुछ मिसट्रस्ट था। लेकिन अब क्या है, हम जो इंडिया डेस्परेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहता है, बड़ी सस्पिशियस है। किस मामले में? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ के मामले में सस्पिशियस है। तो IIL का यहाँ पे नाम आया है। आई का मतलब हुआ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ, जो OECD के अंदर तय किए जाते हैं, जहां पे देश आपस में एक अग्रीमेंट में आते हैं अपने व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए। उसके लिए इंडिया जो है सस्पिशियस है। सस्पिशियस क्यों है? These FTAs give foreign investors the guarantee to use international treaty arbitration to settle dispute with states. However, India's extant FTA policy seems to be break from the past. As part of its FTA 2.0 approach, India is decoupling international trade law from international investment law. The FTA with Mauritius, UAE and Australia contain detailed international rules on trade, but rules on foreign investment protection are missing. मतलब इन ट्रेड अग्रीमेंट्स में ट्रेड को एक्सपेंड करने की तो बात है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स मिसिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, जिससे कुछ देशों को नुकसान भी होता है। तो फ्री ट्रेड के नाम पे ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स में चीजें लिखी होती हैं जो देशों को नुकसान भी पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया उसे डीकपल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। The absence of investment protection in these FTAs is even more striking because India has unilaterally terminated its bilateral investment treaty (BIT), conventional international law instrument that protect foreign investment with Mauritius and Australia। और इंडिया ने खुद ही यूनिलेटरल तरीके से ही इन FTA से, जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनसे अलगाव करना चालू कर दिया है। और इससे क्या है कि जो ये इनका अप्रोच है, FTA 2.0 अप्रोच है, इससे क्या होगा, शायद हम 91 वाले एरा की तरफ वापस मुड़ जाएंगे, जहां पे हम दूसरे देशों के ट्रेड को लेकर के या दूसरे देशों की सहायता से आगे बढ़ने के जो रास्ता है, उनको फिर से 91 के पुराने वाले एरा में ढकेल देगा, ऐसा इस आर्टिकल में वो कहते हैं। समझने वाली बात ये है कि प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 91 ऐसा कौन सा एरा था, उसमें क्या हुआ, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं जानते कहां से पढ़ना है, तो 10th और 11th 12th की एनसीईआरटी आप उठाएंगे, आपको मिल जाएगा 91 में क्या हुआ, 91 के पहले क्या था, 91 के बाद क्या हुआ। और साथ ही साथ जो मेंस राइटिंग करना चाह रहे हैं, वो अपने मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं। GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। GS3 में आप इससे जुड़े हुए कई और आर्टिकल्स आए हैं, सॉरी क्वेश्चंस आए हैं,
उनको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल में, वो कहते हैं कि ऐसे कई इन इस कॉन्सेप्ट पे इंडिया इज ऑस्टेंसिबली फॉलोइंग एन अप्रोच दैट लॉयर जूलियन चेज एंड जॉर्जियस डिमिट्रोपोलिस डिस्क्राइब एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ आईआईएल। तो हर कोई तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया उस लॉ का फॉलो करता हुआ दिखता है जिसे कहते हैं आईआईएल का डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिक मतलब अपने देश के हिसाब से नियमों को मोल्ड कर लेना। And first, domestically legislating investment protection standard that are typically part of IIL. Second, providing a dispute resolution mechanism at the municipal level instead of treaty arbitration. तो कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन लगाने के लिए नए लॉ बनाए हैं, और कुछ देश ऐसे हैं इंडिया के जैसे जिन्होंने उनसे डीकपल किया है। तो ये कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज करने वाली बात है अपने लॉस को। इससे कुछ फायदे होंगे जरूर, क्योंकि जो ओईसीडी के नॉर्म्स हैं जिसको आईएल कहते हैं, जो संस्था के अंदर आता है, ओईसीडी के अंदर आते हैं ये लॉस, तो उनसे फायदे तो होते हैं, लेकिन कुछ उनके ऐसी चीजें भी हैं लॉ में जो नुकसान भी देशों को पहुंचाती हैं। तो उस केस में इंडिया के लिए कितना फायदेमंद होगा देखने वाली बात है। टुडे इंडिया डेस्परेटली सीक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट इज सस्पिशियस अबाउट आईआईएल। तो इसको ये लाइन जो है आगे इंपॉर्टेंट बन सकती है जीएस3 मेंस के पर्पस से, और प्री के लिए आप एनसीईआरटी को दोहराइए और अपने जो माइक्रो और मैक्रो वाला कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लीजिए। मेरी समझ से प्री में सवाल इसके ऊपर बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट एक्चुअली क्या है। इज अ टाइप ऑफ ट्रीटी बिटवीन कंट्रीज दैट एड्रेसेस इशू रिलेवेंट टू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रमोशन, लिबरलाइजेशन ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। Most IIAs cover foreign direct investment and portfolio investment, but some exclude the latter. ठीक है, तो कुछ में FDIs होता है, कुछ में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कुछ में आपका डबल टैक्सेशन ट्रीटीज भी होती हैं और कुछ में आपका बायलेटरल ट्रीटीज भी होती हैं, डिपेंड करता है कैसा आपका अग्रीमेंट है। तो इसीलिए उनमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो देशों ने रिकॉग्नाइज किए हैं, इस वजह से वो अपने आईआईएल का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, जहां पे वो अपने हिसाब से नियमों में परिवर्तन करके देशों से व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो हमको मिलेगा कि ये जो अग्रीमेंट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ ओईसीडी के अंदर बनाए जाते हैं, और इसी से जो है ड्राइव या गवर्न भी किए जाते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है बिल्डिंग द ब्लू इकोनॉमी, लिखा है अरुण प्रकाश साहब ने। लिखना चाहते हैं कि इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना एंड इन्वेस्ट इन डीप वाटर फिशिंग फ्लीट एंड मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स। दिस कुड हेल्प ट्रांसफॉर्म फिशरीज, इंप्रूव रिलेशंस विद नेबर्स। सो इसमें ये मेंशन करते हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया फिशरीज के मामले में काफी आगे है, चाइना फिशरीज के मामले में काफी आगे है इंडिया से। हाउएवर जो हमारा डिस्प्यूट है श्रीलंका के साथ, इंडो श्रीलंका जो डिस्प्यूट है फिशिंग को लेकर के पाक स्ट्रेट में जो बनता है, जहां पे वाटर बॉडी सेपरेट करती है तमिलनाडु और जाफना इलाके को जो श्रीलंका में है, तो वहां पे इंडिया के जो फिशरीज का डिस्प्यूट और जो मछुआरों का जो झंझट है वो चलता रहता है। हाउएवर ये जो झंझट है, जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है फिशरीज को लेकर के, ये ड्राइव किया जाता है इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री अग्रीमेंट साइन 1974-96 के तहत आता है। इसके साथ वो लिखना चाहते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो ये जो झंझट है ये काफी हद तक सॉल्व भी हो सकता है अगर हम इस इशू को अपनी स्ट्रेंथ बना सके। कैसे? क्योंकि अगर कंपैरिजन करें चाइना से, तो चाइना का जो DWF फ्लीट है, जिसे कहते हैं डीप वाटर फिशिंग, उसमें काफी बड़ा कंट्रोल है, बड़ी पकड़ है उसमें, और हम भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे जो फिशरीज हैं वो आर्टिसनल सेक्टर्स, मतलब बहुत ही पुअर स्मॉल फिशर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। उसको पूरी तरीके से कमर्शियलाइज या एक बिजनेस की तरह डेवलप नहीं किया गया है। और साथ ही साथ ईईजी का जो इलाका आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इलाका है, उसको भी हमने काफी हद तक एक्सप्लोर नहीं किया है। और जितना भी हमारे यहाँ फिशिंग वगैरह है वो काफी अनकंट्रोल्ड वे में ड्राइव की जाती है। तो अगर उसको हम स्ट्रेंथ बना करके इस DWF की मार्केट में आ जाएं तो हम चाइना के तरह आगे बढ़ सकते हैं और इस इशू को भी रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसको एक साइडलाइन दे रखा है इस DWF को, डीप वाटर फिशिंग को, जिसकी वजह से हम अपने और श्रीलंका के बीच के मसलों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे आर्टिजनल सेक्टर्स के जो फिशर्स हैं, फिशरी हैज बीन डोमिनेटेड बाय द आर्टिजनल सेक्टर, पुअर स्मॉल स्केल फिशर्स हु can afford only small boats, sailboats or canoes
और टू फिश फॉर सब्सिस्टेंस। तो अपनी जिंदगी के लिए वो मछुआरे हैं, अपनी जिंदगी के लिए मछलियां पकड़ते हैं। मतलब इसको हम कमर्शलाइज कर दें और जो ब्लू इकोनॉमी बनाने का हमारा सपना है, जो ब्लू इकोनॉमी को ग्रोथ करने का सपना है, अगर उस लिहाज से इसको बढ़ाया जाए तो काफी फायदा भी हो सकता है। फैक्चुअल डेटा इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा है, आपको ये GS1 में और साथ ही साथ GS3 में काफी हेल्प कर सकता है। आप मेंस में इसको एड ऑन कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया नीड्स टू इवॉल्व अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री विद फोकस ऑन 4 areas. One, mechanization and modernization of fishing vessels by providing communication links and electronic fish detection devices. The artisanal fishers being funded for this. Two, developing deep water fishing fleets with bigger sea or going trawlers equipped with the refrigeration facilities. Third, a DWF fleet will have to be built around the mothership concept, where a large vessel would accompany the fleet to provide fuel, medical and on-board preservation. तो कहना चाहते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं इस आर्टिकल को। कहते हैं कि अगर हम इसको फिशिंग को अगर हम और ज्यादा एक्सपैंड कर दें, तो हम उसको जो उसका मैकेनिक्स है उसको बढ़ा दें, उसको मॉडर्न वेसल्स के साथ जोड़ दें, तो हम इसमें हम फिश डिटेक्शन डिवाइसेस लगा करके मतलब इक्विप कर दें तो ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे। तो हम ये डीप वाटर फिशिंग में आगे बढ़ सकते हैं, इसको फ्लीट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे फिशरीज हैं, जो फिशर्स हैं, जो सबसिस्टेंस के लिए, जीवन निर्वाह के लिए से मछुआरे हैं या मछलियां पकड़ते हैं, उनको हम इस फ्लीट से या बड़े वेसल से जोड़ करके, हम मदरशिप से जोड़ कनेक्ट करके और हम इसको बढ़ा सकते हैं ताकि इनकी जिंदगियां भी चल सके और जो हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी में एक्सपैंड करने का वो भी ठीक हो सकता है। और ऐसा करने से क्या है, जो समस्या बनी हुई है पाक स्ट्रेट पे, जो सालों से हम झेल रहे हैं, उसमें भी सुधार हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस इलाके को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और जैसे कि और देशों में से चाइना कर रहा है, अफ्रीका और एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी इस इलाके को पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाए, पर चाइना कर पा रहा है। तो ऐसे भी हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पे आपको GS1 और GS2 के लिए 3 के लिए काफी डेटा देगा। नेक्स्ट आर्टिकल के पहले हम समझेंगे जोजिला टनल। हमने नाम सुना है, पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये 2026 तक रेडी हो जाएगी। इसका इलाका इंपॉर्टेंट समझना है, कभी कभी प्री में सवाल बन बैठते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरवे एट एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल एट बाल्टाल एरिया in Ganderbal on Sunday. A total of 6 km work on 142 km Zoya tunnel at a height of 11,575 feet above the sea level is underway, and according to project managers, the tunnel would be completed by December 26. Jojira tunnel, along with another Z-More tunnel in Sonmarg area of Ganderbal, which would be inaugurated by Minister Nitin Gadkari on April 10th. तो इसको याद रखिएगा कौन से इलाके में है और ये कहाँ बनेगा, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कहाँ पर होगा। ये श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के लिए काफी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका ज्योग्राफिकल एरिया याद रखिएगा। कभी कभी इससे जुड़े हुए सवाल प्री में बन बैठते हैं, तब दिक्कत पेश करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बैंक्स कीप सेविंग्स डिपॉजिट रेट्स अनचेंज इन करंट साइकिल RBI। कल की न्यूज में था, कल परसों की न्यूज में कि RBI ने अपने रेपो रेट्स को अनचेंज रखने की बात बोली है और अब वो कह रहे हैं कि बैंक्स को अपना सेविंग डिपॉजिट का रेट अनचेंज रखना चाहिए। अनचेंज का मतलब क्या, ना बढ़ाएं और ना घटाएं। ठीक है, तो अगर डिपॉजिट रेट हम घटाते हैं तो क्या होता है और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस तरह के सवाल प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं और आपके बेसिक इकोनॉमिक्स को भी चेक करता है। तो इंटरनेशनल, तो आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जाकर के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अगर देखें तो बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं, पर समझने वाली बात यहाँ पे क्या है इसको पढ़ते हैं। इन द करंट रेट हाइक साइकिल which began in May 22 and saw 250 basis point hike in repo rate, banks have almost kept interest on savings deposit unchanged. However, they have raised term deposit rates during this period. तो अगर बैंक्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, सपोज करिए बैंक को आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा था FD रखने के लिए, मतलब पैसा रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो कह रहा है कि मैं आपको 7.5% का इंटरेस्ट दूंगा FD के लिए, तो क्या होगा, मार्केट में लोग ज्यादा पैसा उठा करके बैंकों के पास रखेंगे
क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या होगा, मार्केट में जो आपका पास पैसा घूम रहा है वो घूम फिर करके, मार्केट का मतलब हम सबके पास, हम सबके पास जो पैसा है हम ज्यादा इंटरेस्ट की लालच में बैंकों के पास रखेंगे। तो तो मार्केट में या पूरी इकोनॉमी में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंकों के पास चला जाएगा। इसे कहते हैं मनी टाइटनिंग पॉलिसी। द इंक्रीज इन टर्म्स डिपॉजिट रेट्स इन करंट टाइटनिंग साइकिल हैज एक्सीडेड, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइटनिंग साइकिल क्या होता है, लूज साइकिल क्या होता है। टाइटनिंग का मतलब है ज्यादा पैसा मार्केट से उठा करके अपनी गिरफ्त में रखना। गिरफ्त में कौन रख रहा है, आरबीआई। आरबीआई बैंकों की मार्फत ज्यादा पैसा जो फ्लोट करता है, जो इन्फ्लेशन को में कंट्रीब्यूशन करता है। ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस केस में पैसा मार्केट से उठा करके, अपने पास तो कोई वॉल्ट है नहीं आरबीआई की, तो वो क्या करता है, जो इन बैंक्स की मार्फत पैसा मार्केट से उठाता है और एफडी के रेट्स को बढ़ा करके। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है, आरबीआई ने कहा कि एफडीआई के एफडी के रेट्स को, डिपॉजिट रेट्स को अनचेंज रखें, मतलब ना कोई ज्यादा बढ़ाए ना घटाए। मतलब उनके हिसाब से रेपो रेट उन्होंने ऑलरेडी जो है रेपो रेट को भी अनचेंज रखा और एफडी के रेट्स को भी अनचेंज रखा है। तो उसके उनके हिसाब से अभी जो हालत नहीं है कि हम इसको और बढ़ाएं, मार्केट में जितना पैसा है लोगों के पास रहना चाहिए, तो उन्होंने इसको अनचेंज रखा है। ऑल्दो उसके पहले वो रेट बढ़ा चुके हैं, कई 6 कंसेक्यूटिव पॉलिसी से रेट बढ़ रहे थे और एफडी के रेट भी बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि फिलहाल इसको अनचेंज रखना चाहिए। तो ये आपको कनेक्शन पता होना चाहिए जीएस3 के लिए और प्री के लिए भी, कि एक्चुअली रेट बढ़ने से क्या होता है, रेट घटने से क्या होता है, सो दैट कि आप मेंस राइटिंग में इसको यूज कर सकें। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्शुअल नॉलेज है, जो प्री में आप दिखा सकते हो एज ए क्वालिफायर, वहां पे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट लीगो इंडिया विल डू। ये जो आर्टिकल है हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में कि लीगो का क्या काम है, इंडिया का इम्पैक्ट क्या होगा इसके साथ में। इंपॉर्टेंट पार्ट ये बॉक्स है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि व्हाट लीगो, हाउ लीगो वर्क्स, ये काम कैसे करता है। सो अ बेसिक सिमेट्रिक ऑफ लीगोज इंटरफेरोमीटर्स, ये शब्द याद रखिएगा, प्री पूछा जा सकता है कि इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं। विद एन इनकमिंग ग्रेविटेशनल वेव डिपिक्टेड एज अराइविंग फ्रॉम डायरेक्टली अबव द डिटेक्टर। ये एज इज पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ड बाय वर्ड पूछ लेते हैं, फिर पूछेंगे साइंस के सवाल कहां से बनते हैं। तो लीगो का फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअली इंडियाज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यही इस लीगो का काम है, ये पता लगाना कि टाइम के लैप्स में अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी या स्टार टाइम के स्पैन में, टाइमलाइन के स्पैन में अगर हिट करता है, या सपोज करिए कोई सेलेस्टियल बॉडी आई और यहाँ पे हिट कर गई टाइम के स्पैन में, तो उस केस में रिपल इफेक्ट, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं ऐसे मूव करते हुए, उसकी स्टडी को लीगो पता लगाता है। इसके जो स्टार्टिंग के लीगो जो सेंटर्स बने थे वो यूएस में 2015 में बने थे, अब इंडिया भी उसमें काम करना चाह रहा है। तो इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं, रिपल इफेक्ट क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, न्यूटन का लॉ इसके ऊपर कैसे काम करता है, इसका पूरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे है। इसको आप साइंस और टेक वाले में देख पाएंगे और इस पे अपने नोट्स आप बना लीजिए। हो सकता है कि बड़े चांसेस मुझे लग रहे हैं कि प्री में इस पे सवाल बन सकता है और मेंस राइटिंग में भी आपको सवाल बनते दिखेंगे, जहां पे इससे जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं एलएचजी को लेकर के। साथ ही साथ आपका लीगो है और उसके पहले ऐसे कई और भी टेस्ट हुए हैं, जैसे एलएमवी को लेकर भी टेस्ट होता रहता है इसरो का। इन सब पे सवाल बन सकते हैं। जहां पे आप साइंस और टेक के नोट्स बनाते हैं उनमें इन पॉइंटर्स को ऐड करते चलिए, आपका प्री और मेंस वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल मैं आपके लिए पढ़ नहीं रही हूँ, साइंस और टेक वाले में जुड़ा हुआ है, डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर आप नोट्स इस तरीके से बनाइएगा जहां पे इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आप डिटेल में समझा सकें। अगर मेंस में आता तो अच्छी बात है, प्री में आता तो भी आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस, साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप। और ज्यादा एनालिसिस के साथ, अच्छे आर्टिकल्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज डिस्कशन में। तब तक तैयारी करते रहिए।